हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपास स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन एक बार से लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत और जरा देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, इट विल बी कवरिंग ऑल द एग्जामिनेशंस। ठीक है, इज इट लाइव और नॉट यार, बता तो दो एक बारी से। ओके, इट्स लाइव। ठीक है, मेरे पे नहीं चल रहा है इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है। एक सेकेंड रुको, लेट मी चेक। ओके, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। तारीख हो चुकी है यहाँ पे 28 और आज सुबह तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है सब की सब कवर की जाएगी आपके लिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ठीक है, चलो वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। बाकी बच्चे भी क्लासेस को ज्वाइन कर पाया करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो और ना ही आप लोग लाइक करते हो। सो प्लीज इतना सा काम कर दिया करिए। चलो आते हैं आज के सेशन पे। शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं वो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एक इंटरनेशनल न्यूज से स्टार्टिंग करते हैं, एंड अप करते हैं वन लाइनर न्यूज के साथ में, और आखिरी में अपना होता है चलते चलते, यानी कि कुछ रिविजन के पॉइंट्स जो सिर्फ हमें मालूम होने चाहिए, मे बी क्वेश्चन उनके ऊपर बन जाए, उस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आज कौन कौन सी क्लासेस रहेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सब आपको बताया जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग कंप्यूटर, सोनाली, एवरीथिंग, हरे कृष्णा, शर्मिली, प्रियंका, मोहित, आशीष, प्रहलाद, सोनाली, सम्राट, रौनक, डेविल, प्रशांत, भोपू भैया, योगी, बलविंदर। वेरी गुड मॉर्निंग टू। आइए चलते हैं थोड़ा ऑफ द डे की तरफ। गला हो सकता है आपको मेरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, रीजन बीइंग जुकाम हो गया है। जुकाम के साथ साथ में इतना गंदा वाला मौसम हुआ है ना कि छींक छींक के परेशान हो चुके हैं। ओके चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शेफाली, जितेंद्र, अभिषेक, दीपक, तनु, गणेश, गोलू, विकास, बेंगाली बॉय। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुगल, गुड मॉर्निंग। चलिए, today's decision are tomorrow's reality. Life today is a collection of the choices made yesterday. बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। आज के दिन पर अगर हम किसी भी चीज को चूज करते हैं, दैट मीन्स वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अगर हम आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तब तक हम लोग क्या करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लेते हैं। लेकिन यार नींद तो रोज ही आनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज तुमने सो लिया या 6 महीने तक अगर आपने सो लिया तो अगले 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली जगते रहोगे, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि नींद तो आनी ही आनी है, राइट। तो होता क्या है ना कि आप अपना जो शेड्यूल लगते हो, शेड्यूल को कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया करो कि आपका जो भी शेड्यूल उस दिन का है वो पूरा हो सके। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि दोपहर में नींद आती ही आती है ना। तो वो हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का टाइम जो है वो आप अपनी नींद को दे ही दो। दोपहर में सोने का मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे भाई सब सोना शुरू कर दिया तो उठ ही नहीं रहे, वैसा वाला सोने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी भी चीज को डिसाइड कर रहे हो देन यू हैव टू डू द वर्क, आपको उसके लिए काम जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अरे इनकलाब जिंदाबाद, क्यूटी, नितिन, सुदीप, ममाज बॉय, प्रशांत, पृथ्वीराज, विशाल, मौसमी, बसंता, उज्जवल, शिखा, शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुष्मिता, आकाशी, मिष्ठू, आशीष, जितेंद्र, नीतू, वेरी गुड मॉर्निंग, एंटोनी, ग्यूटरस, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, आइए जरा बात करते हैं। सो आज के जो अपने स्पेशल क्लास होंगे वो शाम को 4 बजे ही होगा। साथ में जो लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स की बात हुई थी वो एक क्लास आपका कल होगा और एक क्लास आपका 31 को होगा। 30 तारीख को आपका स्पेशल क्लास हम नहीं लेंगे, रीजन में उस दिन ना वो रामनवमी है तो थोड़ा सा पूजा वगैरह रहेगी। ओके, इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया, 45% डिस्काउंट के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना पांडा चल चुका है और हम लोगों को भी अब चलना चाहिए। सो ऑल गुड टू गो, सब रेडी? द बॉयज निरंजन, जीआर, काकू, रिया, निपिन, चित्रा, गौतम, पल्लवी, बरखा, अरिंदम, हाउ आर यू? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के साथ में जुड़ी हुई, और ये जो रैंकिंग जारी करता है ये कौन जारी करता है? क्यूएस के द्वारा जारी की जाती है। आइए जरा जानते हैं। देखिए, ये जो क्यूएस ऑर्गेनाइजेशन है ये हर साल, या आप कह सकते हैं कि एक साल में 2-2, 3-3 बार क्या करता है? रैंकिंग जारी करता है। किस चीज की रैंकिंग जारी करता है? जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने आईआईटीज हैं,
इन सब की रैंकिंग को अलग अलग कैटेगरी में जारी करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से सब्जेक्ट बेस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये जारी की गई है 2023 की। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे रही। हाँ जी बताइए, सुषमा, प्रताप, करण, धर्मेंद्र, रोहित, मोहित, हाँ जी कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही? भाई साहब ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि हर बार नंबर 1 पे ही मिलती है, जिसका नाम है MIT। कौन सी है? MIT। ठीक है, गुनगुन गुड मॉर्निंग। चलो कह रही है मैम आप मुझे रोज इग्नोर कर देते हो। नहीं बेटा लालो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी मामाज बॉय, सभी पापाज फॉरी का है गुड मॉर्निंग। आइए जरा बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या है। देखिए ये जो आपको यूनिवर्सिटी मिलती है ये कहाँ पर है? यूएस के अंदर है। तो हम जानते हैं ये पूरा का पूरा डेटा क्या है। देखिए ये जो क्यूएस है ना, ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है। पहली बार इन्होंने जो रैंकिंग जारी की है वो 2004 में जारी की गई थी। उसके बाद से हर साल एनुअल बेसिस पर इनके द्वारा रैंकिंग को जारी किया जाता है। ये जो रैंकिंग जारी करते हैं ये अलग अलग क्राइटेरिया में होता है। टेक्नोलॉजी में अलग, इंफॉर्मेशन में अलग, साइंस में होता है, आर्ट्स के फील्ड में भी होता है। मतलब अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पर ये क्या करते हैं, सोशल साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सब के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग जो है वो रिलीज की जाती है। नंबर 1 पे जो आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है वो तो MIT है जो कि यूएसए की है। बट इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो IIT बॉम्बे। इंडिया की तरफ से कौन सी है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इंडिया की तरफ से तो नंबर 1 पे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें यानी कि इस पूरी अगर हम रैंकिंग को देखेंगे तो IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो आपको 47 पर मिलेगी। कितने पे मिलेगी? 47 पर आपको इंडिया की रैंकिंग देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे ये हम कहें कि ये तो चलो ठीक बात है रैंकिंग आई है, बट ये कौन सा एडिशन है? तो ये 13th एडिशन है। कौन सा एडिशन आया है? ये 13th एडिशन है जिसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रैंकिंग की जाती है? तो टोटल 27 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रैंकिंग की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ ये जो रैंकिंग होती है इस रैंकिंग में कौन सी लैंग्वेज को फोकस किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज को फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूके से आ रही है ना रैंकिंग, तो किसको फोकस करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज को फोकस किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात हो गई इसके बारे में कि भाई इन्होंने अपनी रैंकिंग को रिलीज किया है, ये सारी चीजें भी हो गई। बट अगर हम यहाँ पर देखें रैंकिंग की बात की है, यूके आए हैं, तो यूके के अंदर आपको मिलेगा क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। क्या हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा वाला एडिशन था? 22nd एडिशन था। इसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यूके में ही अगली जगह जो हमारे पेपर में आती है वो किसके लिए है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। किसके लिए? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो लंदन के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी तरीके से वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये भी कहाँ मिलेगा? ये भी आपको लंदन के अंदर मिलेगा। तो इतनी चीजें लंदन के लिए और बर्मिंघम के लिए याद रखेगा। चलिए बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग, यहाँ पे जो आपको रैंकिंग पूछी गई है सबकी सब 2022 की है। ठीक है, 2022 की। बताइए ग्लोबल हंगर बताओ। आशीष मौर्य बेटा अभी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, फुर्सत में। अभी पहले जो पूछा उसका आंसर करो, क्योंकि जब आप लोग ऐसे ना बड़े बड़े से क्वेश्चन मार्क लगा लगा के कुछ पूछते हो ना तो फिर दिमाग उधर जाता है कि कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है, लेकिन एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट होती नहीं है। ठीक, तो बेटा अभी पढ़ लो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया की रैंकिंग क्या मिलेगी? 107। बिल्कुल सही जवाब है 107। कितने में? 121 में इंडिया की रैंकिंग आपको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे बेलारूस है। कौन है? बेलारूस। HDI अगला क्या है? HDI। HDI के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी आएगी? 132। कितनी है? 132।
और यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जारी कौन करता है? विपो जारी करता है। इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या आएगी ग्लोबल इनोवेशन के अंदर? बताओ 40। और अगर हम यहाँ बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करोगे तो इंडिया 136 पे है। नंबर 1 पे कौन मिलेगा? फिनलैंड, जो कि पिछले 5 सालों से लगातार नंबर 1 पे आपको देखने को मिलता है। अगले पे आते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या आ जाएगी? तो यहाँ इंडिया होगा 43 पे। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे यूएस है। ओके, चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक चीज और, कुनू नेशनल पार्क के अंदर आपको याद होगा कि चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया था, चीतों को लाया गया था, उसमें से एक चीते की डेथ हो गई है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सुनिएगा, अगली न्यूज है रेबीज। हाँ भाई, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर पेट में डॉग को पाला है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर चीतों को पाला है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए, हाँ जी बिल्कुल। अरे मेरे मुन्ना, किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे बात कर रहे हो? अभी मैंने क्या बोला? 2022 लिखा है बच्चा, देखो तो सही। पहले ही बोल दिया था कि 2022 की रैंकिंग है, नई वाली रैंकिंग नहीं पूछी है मैंने। चलो बताओ, विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज, रेबीज से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है? तो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? लाइन रखा हुआ है तुमने, अरे भाई। चलिए सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं रेबीज, है ना। अब रेबीज जो होती है, पहले तो ये जानो कि ये वायरस की वजह से, किसकी वजह से? वायरस की वजह से। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक वायरस होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लीजा वायरस। किस नाम से जानते हैं? लीजा वायरस। इसकी वजह से क्या होता है? रेबीज होता है। रेबीज जो होता है लीजा वायरस की वजह से, इसको फैलाने का काम कौन करता है? कई बार आपने सुना होगा बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, फिर रेबीज के इंजेक्शंस लगते हैं, सुना होगा ना। तो ये जो रेबीज होता है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, जिसके मैक्सिमम केसेस आपको केरला के अंदर देखने को मिलेंगे। और इंडिया का एक राज्य गोवा, जो कि रेबीज फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। इसको ट्रांसमिट यानी कि फैलाने का काम यहाँ पे कौन करेगा? तो ये या तो डॉग होंगे, या कैट होगी, या फिर मंकी होगा, बंदर। ठीक है, ये तीन जो हैं ये क्या करते हैं? इसको फैलाने का काम करते हैं। अब ये रेबीज डे मनाया कब जाता है? तो ये डे होता है 28 सितंबर को। इस बार ये 17th एडिशन का सेलिब्रेट किया जाएगा। हम यहाँ पे 28 सितंबर को ही क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये एनिवर्सरी है, क्योंकि ये एनिवर्सरी है। किसकी एनिवर्सरी है? लुइस पास्चर। किसकी एनिवर्सरी है? लुइस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी है, जिसके उपलक्ष्य में इसको यहाँ पर मनाया जाता है। अब ये रेबीज डे मनाया क्यों जाता है? ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके कि रेबीज की भाई वैक्सीन जो है वो भी लगती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि कुत्ते के काटने की वजह से ये होता है, लेकिन अगर किसी को रेबीज होता है तो फिर उसको क्या हो जाता है? पानी से डर भी लगने लगता है। अब ये जो डर है, ये डर तो आप लोगों को सर्दियों में रोज ही लगता है ना। तो इसको क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। गुड मॉर्निंग साहिल, अक्षय, करेक्ट। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या है? ये सब बातें रेबीज के बारे में। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ है? तो भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च हो रहा है? मार्च 2023 में इसको लॉन्च किया गया। अभी मार्च 2023 में जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि रेबीज के लिए लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ में प्री कैंपेन प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे, जिसके अंदर अगर कोई भी ऐसा है जो रेबीज से इफेक्टेड है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। काहे की ट्रेनिंग दी जाएगी? मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको कुत्ते ने काट लिया है। अब कुत्ते ने तो काट लिया, उसका काम था काटना, उसने तो काट लिया, लेकिन कुत्ते के काटने के बाद में किस तरीके से प्रिवेंशन का काम करना चाहिए, किस तरीके से बचाव का काम करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना।
उसके लिए क्या होगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये याद रखिएगा। हाँ देखो कैसे सबको पानी से डर लग रहा है? चलो, तो ये यहाँ पर आपका रेबीज के लिए एक प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हैं, रेबीज फ्री कौन सा बनेगा, साथ में कब सेलिब्रेट होता है, इस बार जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा, साथ में ये वायरस की वजह से होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉग बैंक कहाँ है, डॉग ब्लड बैंक कहाँ पर है, तो ये आपको लुधियाना के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लुधियाना के अंदर आपको इसकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बताइएगा, आपके सामने कुछ डेज हैं जो आपके पेपर में अच्छा हाँ, एक तो आज तो मैंने बॉम्ब सवाल पूछा नहीं, वैसे बॉम्ब सवाल ये है नहीं क्योंकि ये मेरा पढ़ाया हुआ पॉइंट है, बट फिर भी बता दो। लास्ट ईयर जब रेबीज डे सेलिब्रेट हुआ था तो इसकी थीम क्या थी, 1 हेल्थ 0 डेथ। क्या थी, 1 हेल्थ 0 डेथ। ठीक है, ये इसकी थीम को रखा गया था। चलो टीबी डे बताइए, टीबी डे कब था यार, ये तो अभी था, 24 मार्च को था, जिसके उपलक्ष्य में आपने देखा था कि मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस को भी हेड किया था, जिसमें क्या बोला गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, कब तक, 2025 तक। अगला, मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो ये आएगा 25 अप्रैल को। कब आएगा, 25 अप्रैल को। अब 25 अप्रैल को मलेरिया डे जो आएगा ये किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से ये होता है। ठीक है, अगला क्या है, पोलियो डे, यानी कि अभी हाल ही में पोलियो रविवार आया था। क्या आया था, पोलियो रविवार आया था। और पोलियो रविवार जो है ये कब हुआ था, तो ये 16 मार्च को हुआ था। कब, 16 मार्च को। इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है कब, 2014 में। एड्स डे कब हो जाएगा, तो 1 दिसंबर को रहेगा। अगला है कैंसर डे, ये कब होगा, 4 फेब को कैंसर डे आपको देखने को मिलता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। क्या थी, क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम को रखा गया था। ठीक है, चले अब आने जा रहे हैं आपके सामने आपके फेवरेट, आपके चहेते किम जोंग उन। ध्यान से सुनना भाई साहब कि कुछ नया यहाँ देखने को मिल रहा है ना। एक सुनामी तो है, लेकिन ये जो सुनामी है ये रेडियो एक्टिव सुनामी है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। क्वेश्चन, सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे अंडर वाटर अटैक ड्रोन को टेस्ट किया है, और बताया जा रहा है कि इसे रेडियो एक्टिव सुनामी भी जनरेट हो सकती है। ये किसने किया है, तो इसका आंसर होगा वन एंड द ओनली किम जोंग उन। कौन है, किम जोंग उन। पहले इनकी शक्ल देख लो, ओह पतले हो गए आजकल, खाना वाना ना मिल रहा है इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लो पहले एक बारी से। नेहा, आप हर दिन क्लास में आके एक ही सवाल पूछते हो कि इज दिस करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी और नॉट। और बेटा क्लास के शुरू होते ही मैं एक ही चीज बोलती हूँ, दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। यूपीएससी ऑल के बाहर थोड़ी ना है बेटा। चलो ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ कोरिया ने अभी अंडर वाटर एक ड्रोन को टेस्ट किया है। ठीक, ड्रोन हम सभी लोग जानते हैं, जो ड्रोन होता है ये क्या होता है, इसमें कोई बैठा नहीं होता जो इसको चलाए, है ना। तो ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है ड्रोन। फाइन। तो नॉर्थ कोरिया जो है ये अभी इन्होंने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका ट्रायल लिया है। किस चीज का, ड्रोन का। अब जो ड्रोन का ट्रायल लिया गया उसका नाम क्या है, हियल। इसका नाम क्या है, हियल। हियल का मतलब क्या है, सुनामी। हियल का मतलब क्या है, सुनामी। और सुनामी शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, ये जापान के शब्द से बना हुआ है, ये जापानीज भाषा में लिखा हुआ है। एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया सवाल है कि सुनामी शब्द जो है ये कौन सी भाषा का है, तो ये जापानीज लैंग्वेज का शब्द है। तो यहाँ पर जो ड्रोन है उसका नाम है हियल। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसको टेस्ट किया कहाँ पर, अंडर वाटर, पानी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है पानी के अंदर अगर इसको अटैक करना है अटैक करेगा, पानी के बाहर अगर कोस्टल एरिया पे अटैक करना है वहां पे भी अटैक करेगा। ये किसी भी शिप को उड़ा सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है, मतलब किसी भी चीज के ऊपर ही अटैक कर सकता है। एंड ये जो यहाँ पर बनाया गया है ड्रोन, इस ड्रोन की खास बात ये है ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने का काम भी कर सकता है, और ऐसा अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं कर पाया है।
ओके, ये पहली बार एक ऐसा ड्रोन बना, भाई साहब दिमाग तो बहुत है ना। यहाँ पर पहली बार एक ऐसा ड्रोन बना है जो क्या करेगा, न्यूक्लियर कैपेबल है और ये अंडर वाटर अटैक कर सकता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर ऐसा कभी होता है, इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल हो और अंडर वाटर अगर ये अटैक करता है तो यहाँ से क्या आएगा, रेडियो एक्टिव सुनामी देखने को मिलेगी। अब पहले समझिएगा, सुनामी का मतलब क्या है। सुनामी का मतलब है जब इपी सेंटर जो होता है वो अंडर वाटर होता है, जब कोई भी ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में टकराती है तभी सुनामी आता है। जब भी कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट किसी ओशियानिक प्लेट के साथ में टकराए और इसका एपिसेंटर जो है वो अंडर वाटर होगा, तभी आपको सुनामी देखने को मिलती है। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियर कैपेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लास्ट होगा तो क्या निकलेगा, रेडियो एक्टिव निकलेगा। अभी जो रेडियो एक्टिव है यही क्या हो गया, रेडियो एक्टिव सुनामी के नाम से जाना जाएगा। देख रहे हो भाई साहब खेल, देख रहे हो खेल, देख रहे हो, अंडर वाटर अटैक करेगा। भाई साहब बड़ा ही गजब ये डेवलप किया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी यहाँ पर मिशन हो, हर मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी भी नेवल शिप, किसी भी एरियल व्हीकल, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये अंकल जो है यानी कि किम जोंग उन, उन्होंने ऐसा किया क्यों, है ना, अचानक से क्यों किया। और इतना ही नहीं किया, साथ में कुछ और भी किया। क्या किया, अपनी तरफ से 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हैं उनको भी टेस्ट फायर कर डाला, उनको भी टेस्ट फायर कर डाला। कहाँ पे, ईस्ट सी में। कहाँ पर, ईस्ट सी के अंदर। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ऐसा किया क्यों है इन्होंने, है ना। देख रहे हो पहले कितने मोटू थे, फिर ऑन डाइट चले गए। अब देखो भाई साहब ऐसा हुआ क्यों है, इसका रीजन है। इसका रीजन यहाँ पर ये है कि नॉर्थ कोरिया अभी गुस्से में बैठा है। क्यों गुस्से में बैठा है, इसका भी रीजन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि साउथ कोरिया और यूएसए जो है ये क्या कर रहे हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था, फ्रीडम शील्ड। जिसका नाम क्या था, फ्रीडम शील्ड। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के चलते, ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, साउथ कोरिया में हो रही है। तो इस एक्सरसाइज के चलते किम जोंग अंकल जो हैं वो गुस्सा आ गए, कह रहे हैं कि साउथ कोरिया क्यों बार बार यूएसए को बुला लेता है, मुझे यूएसए ना पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ और सिर्फ डराने के चक्कर में क्या किया, 2 शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स थी उसको टेस्ट फायर किया है। और ये पुष्टि किसने की है, साउथ कोरिया के द्वारा ये पुष्टि की गई है, ठीक है ना। साउथ कोरिया ने इस चीज की पुष्टि भी की है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ठीक। चलो अच्छा, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है और यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैप सबको नजर आ रहा है, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, दिस इज अ कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला को ऐसे बीच में डिवाइड करोगे, बीच में डिवाइड करने के बाद में ये क्या है, 38 डिग्री पैरेलल की लाइन है। ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, सियोल है। और ये आप देख सकते हैं ईस्ट सी। पेपर में कभी भी एग्जामिनर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ईस्ट सी का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे सी ऑफ जापान। क्या है, सी ऑफ जापान। ये जो आपको डिमार्केशन लाइन नजर आ रही है, इधर के साइड पे येलो सी है, इधर के साइड पे ईस्ट सी है। यही आपके पेपर में पूछा जाएगा कि नॉर्थ कोरिया या फिर कोरियन पेनिनसुला कौन कौन सी वाटर बॉडी के बीच में है। तो ये हो गया येलो, ये हो गया ईस्ट सी। ऊपर की तरफ यहाँ क्या मिल रहा है, चाइना, यहाँ क्या मिल रहा है, रशिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको जापान की लोकेशन मिलेगी। तो ये लोकेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नंबर थोड़ा ठीक कर लेना, दिस इज 4। हाँ जी, कल तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, आज फिर इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, चलो जानो। हाँ जी, अफ्स्पा लॉ, हम सभी लोग जानते हैं इस लॉ के बारे में, कई बार हमने कानून पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जानते हैं। राइट मुन्ना, वो देखो उसको देखो, उसका तो इनकलाब रुक ही नहीं रहा है, उसका इनकलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुनिए, अफ्स्पा कानून जो है 1 अप्रैल से नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे एरियाज में हट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसका राइट आंसर बनेगा। आइए बात कर लेते हैं अफ्स्पा कानून के बारे में। सबसे पहले तो जरा हम इस लॉ को जानते हैं कि ये लॉ है क्या।
अफ्स्पा लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमारे इंडिया के अंदर काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अफ्स्पा की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने पहले ही बता दिया फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये जो एक्ट है ये कब बनता है? 1958 में इसको बनाया जाता है। इस कानून का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होता है। डिस्टर्ब्ड एरिया, अब ये एरिया कौन सा होगा? डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब है कि अगर किसी भी जगह पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, रिलीजन को लेके, रेस को लेके, मतलब किसी भी तरीके की अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये कानून वहां पे लगाया जाता है। इस कानून के अंदर जो हमारी आर्मी है उनको राइट्स दिए जाते हैं, एंड इवन इनके पास में जो राइट्स होते हैं वो किसी को शूट करने के भी होते हैं। ये किसी को भी शूट भी कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई ऐसा होता है कि हाँ भाई ये कुछ गलत काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। हमारी आर्मी के पास में ये भी राइट होता है कि वो कहीं पे भी जाके छापा भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये जाएंगे, परमिशन लेंगे, तब जाके वो काम होगा, नो। तो यहाँ पे आर्मी के पास में राइट्स होते हैं। और अब क्या है, इसको लगाया गया बहुत सारे एरियाज में। कहाँ कहाँ? आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, बहुत सारे एरियाज में इसको लगा दिया गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो अफ्स्पा कानून है जिसको नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में लगाया गया, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में पंजाब का जो एरिया है या जो चंडीगढ़ का एरिया है वहां पे भी 1983 में लगाया गया था। ये टाइम आप देख पा रहे होंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसके जस्ट बाद में आएगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इसको लगाया गया 1990 में। ठीक, अफ्स्पा कानून लगाता कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आएगा। होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर इसको रखा जाता है, यानी कि अमित शाह जी के अंडर में ये लॉ काम करेगा। ठीक है, अब बोला गया है कि 1 अप्रैल से, जो कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से क्या होगा, बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे नॉर्थ ईस्ट के जहां से अफ्स्पा कानून को हटा दिया जाएगा। ठीक है, जहां से क्या होगा, इस कानून को हटा दिया जाएगा ताकि वहां पे एक बार फिर से जो शांति स्थापित हुई है वो आगे जा सके। ठीक, पहली बार, आज का बॉम्ब सवाल, पहली बार अफ्स्पा लॉ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? एक्ट कब बना वो तो हम सब जानते हैं। बताइए कब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया? जल्दी से लिख के बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। अमन और शांति दोनों हो, हाँ सही बात है, 1990। शो में कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी बताएं। ये जो लॉ मैंने आपको अभी पूछा है ये 1948 में पहली बार एज अ बिल आता है और आगे जाके 1958 में इसको एक्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ओके, उसके नीचे अगर आप देखेंगे दिस इज नागालैंड, फिर आ जाएगा मणिपुर, फिर आ जाएगा मिजो यानी कि मिजोरम। इधर के साइड पे ये वाला जो एरिया आप देखोगे दिस इज आसाम, ये क्या है, मेघालय है, और ये क्या है, दिस इज त्रिपुरा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का एरिया। +1 सिक्किम, यानी कि 7 सिस्टर्स +1, ये हो गया आपका क्या, 7 सिस्टर्स में क्या हो गए, ये 7 हो गए, और +1 वो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ नॉर्थ ईस्ट में जब एंट्री मारी ली है तो आसाम का जो एरिया आप देख रहे होंगे ये बाकी सभी राज्यों के साथ में एक सीमा बनाता है। अगला मेघालय को आप ध्यान से देखिएगा, मेघालय जो है वो 3 तरफ से किससे कवर्ड है, आसाम के साथ में कवर्ड है। नागालैंड के अंदर आपको नागा पहाड़ियां मिलती हैं। इसका सबसे ऊंचा जो पीक है वो है सारामाथी की पहाड़ियां। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ सब अभी CHSL में आए हुए सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सारामाथी पहाड़ियां म्यांमार के साथ में बॉर्डर बनाती हैं। अगला है मिजो, मिजो के अंदर आपको मिजो पहाड़ी मिलेगी, मिजो हिल्स मिलते हैं, जिसे हम पैंगपुई या फिर लुशाई हिल्स के नाम से या फिर ब्लू माउंटेन के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और यहीं पे जान लो, मणिपुर कहाँ गया, ये रहा। मणिपुर की बात आएगी तो यहाँ पे आपको लोकटक लेक मिलेगा जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
चलिए बताइए, वैदिक हेरिटेज पोर्टल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या होगा, हमारी जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उन सब के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको ऑडियो के फॉर्म में मिलेगी। अगला, मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया, वो कौन सा है? कॉल बिफोर यू डिग। क्या है? कॉल बिफोर यू डिग। ये कहाँ लॉन्च हुआ? दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ आएगा? लातूर महाराष्ट्र के अंदर। ये किससे जुड़ा हुआ है? BR अंबेडकर जी के साथ में जुड़ा हुआ है। कब लॉन्च होगा? तो 13 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन में बना है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आ गया है। ठीक है, सबसे कम समय लगा इसको बनाने में। अगला, आहार। आहार में क्या होता है? इंडिया की जितनी भी डिशेज होती है उन सबका एक मेला लगता है। ओके, कहाँ लगा हुआ है? दिल्ली के अंदर। लगा नहीं, मतलब खत्म हो चुका है। दिल्ली के अंदर ये मेला जो है वो लगाया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के द्वारा ये मेला लगाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। और इसमें मेन रोल किसका था? एपिटा। नेक्स्ट, सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया था अभी। ये जो सारथी पोर्टल आया था, ये सारथी पोर्टल किस चीज के लिए था? ये था अटल इनोवेशन मिशन के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए या फिर अटल टिंकरिंग लैब के लिए सारथी पोर्टल अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया। हाँ, वैदिक क्लॉक, करेक्ट। वैदिक क्लॉक जो है वो भी आपको उज्जैन में मिलेगी, राइट। ओके, वैदिक क्लॉक उज्जैन में आपको मिलेगी। चलिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स हो या आपका बिम्स्टेक है, सार्क है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए बताएं, सवाल में कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का जो बैंक है यानी कि NDB बैंक जो है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिल्मा रूसेफ। किसका? दिल्मा रूसेफ। ये कौन है भाई साहब? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ये कौन है? ये पुराने वाले यानी कि फॉर्मर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आइए जरा बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिल्मा रूसेफ। चलो जानते हैं हुआ क्या, यहीं पे बात कर लेते हैं। NDB बैंक है ना, ये NDB बैंक जो है ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ये बैंक किसके अंडर में काम करता है? ब्रिक्स के अंडर में काम करता है। ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर आ रहे हैं? 5 मेंबर आ रहे हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ये सबसे नया कंट्री है जिसको जोड़ा गया 2010 में। अब ब्रिक्स की जो एक बैठक है, ब्रिक्स की एक बैठक है जिसका आयोजन होता है ब्राजील के अंदर। और ये बैठक कब होती है? तो ये बैठक कब होगी, जरा बता पाओगे? तो ये 6th वाली ब्राजील के अंदर बैठक होती है किसकी? ब्रिक्स की। कब? 2014 में। वहीं से आता है फॉर्जेला डिक्लेरेशन। क्या आता है? फॉर्जेला डिक्लेरेशन, जिसके अंदर बनाया जाता है NDB बैंक को। तो NDB बैंक बनता कब है? 2015 में बनने के बाद में ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे पहले प्रपोजल कब आता है? 2014 में प्रपोजल को रखा जाता है। ये वही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? शंघाई के अंदर, चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बट ब्रिक्स के बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हाल में जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है NDB बैंक के हेड के रूप में, ये कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? ब्राजील से। कहाँ से? ब्राजील से। और ये ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुकी हैं। ये ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मार्कस ट्राइजो। किसको? मार्कस ट्राइजो को इन्होंने रिप्लेस किया है और अब इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ये जो बैंक है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इस लाइन को लिख लीजिएगा जिन बच्चों को NDA और CDS का पेपर देना है। ये क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। यानी कि ये जो बैंक है ये बहुत सारी कंट्रीज को क्या करता है? पैसा देता है, फंड करता है। कैसे? NDB के अंदर 5 तो ऑलरेडी है बैंक, राइट। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कंट्री इनके साथ में जुड़ी है वो कौन सी है? इजिप्ट है।
आने वाले टाइम में बांग्लादेश, यूएई ये सब भी जुड़ेंगे, बट अभी ऑफिशियली जो जुड़ चुका है वो कौन सा है, इजिप्ट है। अब इनको भी ये पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अभी हाल ही में क्या बोला है, इंडिया ने बोला कि हमें क्या करना है, एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट करना है, रोड डेवलपमेंट करना है। अब इंडिया को चाहिए था क्या, पैसा। तो इंडिया को जब पैसा चाहिए था तो वो इनके पास में गया, जिसमें क्या बनाया जाएगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट। क्या बनेगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट जो है ये डेवलप किया जा रहा है, किसके पैसे से या किसकी सहायता से, एनडीबी की सहायता से। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शंघाई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मार्कस ट्राइजो को रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, हाँ, ओ इससे पहले ये ब्राजील के थे, ये चक्कर है। अरे चक्कर छोड़ो, जरा यहाँ पे एक बारी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, चलो अब आते हैं, बताओ सार्क। सबसे पहले जब हम सार्क की बात करेंगे तो 1985 के टाइम पे इसको बनाया गया है। इसका चार्टर कहाँ पे साइन होता है, ढाका के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी जो बैठक है, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर होना था, तो ये बैठक होनी तो थी इसकी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब यहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी, नेपाल के अंदर। अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अभी हाल ही में नई कंट्री कौन सी आई है, तो वो है इजिप्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2022 में एनडीबी की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो भारत के अंदर हुई थी। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर 7 मेंबर आते हैं। इसमें बिग ब्रदर कौन है, इंडिया आपको बिग ब्रदर मिलेगा। और इसकी लास्ट बैठक कहाँ हुई थी, श्रीलंका के अंदर। कहाँ, श्रीलंका के अंदर। अगला है एससीओ। एससीओ के अंदर जितनी भी बैठक हो रही है सब की सब इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अगला है रैट्स। रैट्स किसका पार्ट है, रैट्स भी एससीओ का पार्ट है। एंटी टेररिज्म के लिए काम करता है। इसकी बैठक कहाँ पर, दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई। कहाँ होती है, दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगली न्यूज देखते हैं भाई। हाँ देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे टाइगर के बारे में, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि जो चीते आए थे नामीबिया से, उसमें से एक की डेथ हो गई है। ठीक, तो पहले ये वाली न्यूज सुनिएगा। सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा कि एक टाइगरेस जो है इसको छोड़ा जाएगा किसी एक टाइगर रिजर्व के अंदर। वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ आएगा, राजस्थान के अंदर। चलो सुनो, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे यहाँ पे जो टाइगर है ना, IUCN की लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन को अगर कोई भी कंट्री या कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी टाइगर रिजर्व बढ़ाता है तो उसे T/2 अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब T/2 अभी लेटेस्ट वाला किसको मिला, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। फाइन, अब क्या होगा कि एक टाइग्रेस जो है, एक टाइग्रेस जो है इसको राजस्थान के अंदर एक रिजर्व या आप कह सकते हैं कि एक नेशनल पार्क के अंदर लाया जाएगा। और वो कौन सा है, वो है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इन दोनों का एरिया आपस में लगा हुआ है और इन दोनों के जो आपस का एरिया लगा है वहीं पर टाइग्रेस को छोड़ा जाएगा। एक टाइग्रेस यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, यानी कि 1 ईच। हाँ भाई, कहाँ रह गए, सत्यमंगलम तमिलनाडु। ओके, कहाँ आएगा, सत्यमंगलम तमिलनाडु के अंदर टाइगर रिजर्व है। लास्ट ईयर की बात की है तो पिछली बार इनको अवार्ड दिया गया था। तो अब क्या होगा, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे क्या होगा, एक एक टाइग्रेस को छोड़ा जाएगा। ये जो मुकुंद्रा है ये कहाँ है, कोटा के अंदर है। और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। कहाँ है, बूंदी के अंदर। दोनों जगह कहाँ है, राजस्थान के अंदर। अब ये अनाउंसमेंट किया किसने है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है। और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है, भूपेंद्र यादव जी के पास में है। किसकी प्रेजेंस में ये अनाउंसमेंट किया गया है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी, क्यों, क्योंकि इनकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना ये।
ये लोकसभा के स्पीकर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बूंदी तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, टाइगर की काउंटिंग 4 साल पे होगी, बिल्कुल होगी। तो ये यहाँ पे याद रखना, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ये आपके लिए पेपर में पूछा जाएगा, किससे, एनवायरमेंट की कैटेगरी से। चलो ये तो बात हो गई। अब देखो क्या है, रामगढ़ विषधारी ये बना था टाइगर रिजर्व, कौन से नंबर का, 52 नंबर का। कौन से नंबर का, 52 नंबर का इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइगर रिजर्व, तो अभी 54 वाला कौन सा, ओडिशा वाला, जिसको अप्रूवल दिया गया है। नाम कमेंट बॉक्स के अंदर छापो, नाम कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिखकर बताइए फटाफट से। कुछ याद है, 53rd वाला कौन सा हो जाएगा, ठीक है, देवघर टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा, देवघर टाइगर रिजर्व। अब देखो हुआ क्या, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है कि जो चीते थे वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, और चीते जो आए थे इंडिया के अंदर, उसमें से 8 में से एक का नाम रखा गया था इंडिया के द्वारा, और उसका नाम था आशा, राइट। लेकिन एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 of the 8 चीता इंट्रोड्यूस्ड एट एमपी's कुनू नेशनल पार्क डाइज। एमपी का जो कुनू नेशनल पार्क है वहां पे इनको लाया गया था, और इसमें से एक चीते की डेथ हो चुकी है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, शाशा। ध्यान से सुनिएगा, नाम क्या है, शाशा। 1 of the 8 इंट्रोड्यूस इन कुनू, इनमें से एक की डेथ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो शाशा थी ये सफर कर रही थी किडनी एलिमेंट के, मतलब जो उसकी किडनी थी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इसको ट्रीटमेंट वगैरह भी दिया गया, लेकिन ये नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी के अंदर है। ये जो चीते हैं कहाँ से आए थे, नामबिबिया से आए थे। किसका नाम यहाँ पर क्या था, आशा, वो तो इंडिया ने नाम रखा था। एक थी शाशा, एक है आशा और एक है शाशा, तो शाशा की डेथ हो गई है। इसके बाद में बोला गया था कि अभी हाल में साउथ अफ्रीका से भी आने वाले अगले सालों तक के लिए 12-12 करके चीतों को भी लाया जाएगा। वो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, वो अलग थे और ये अलग थे, तो इसमें किसकी डेथ हो गई है, शाशा की डेथ हो गई है। समझ गए, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। सीधे सीधे पेपर के अंदर आपसे शाशा का नाम पूछा जाएगा। और इनको सबसे पहली बार कब रिलीज किया गया था, तो मोदी जी के हैप्पी वाले बर्थडे पे, दैट इज 17 सितंबर 2022। ओके, ये ध्यान देना। चलो अब आते हैं पॉइंट पे वापस से, जहां पे हम लोग थे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये था, ओडिशा वाला ये तो आपने बता दिया, और 53 वाला कहाँ आएगा, वो यूपी के अंदर आएगा। कहाँ, यूपी के अंदर, रानीपुर। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, टाइगर डे की अगर हम बात करें तो ये टाइगर डे कब बनाया जाएगा, 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। ग्लोबल टाइगर के लिए सबसे पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 2010 में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए अलग से एक नेशनल लेवल पर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी है। किसके लिए, टाइगर के लिए। इसको हमेशा हेड कौन करते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर। लेकिन अगर यहाँ पे जरूरत है तो पीएम जो है वो भी इसको हेड कर सकते हैं। ये हो गया टाइगर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए लाइन्स के बारे में, है ना, तो मैंने आपको बताया था एशियाटिक लाइन। क्या बताया था, एशियाटिक लाइन्स। ये एशियाटिक लाइन्स कहाँ पे, गुजरात के अंदर। कहाँ, गिर नेशनल पार्क। कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क। लेकिन इनका एक सेकंड होम जो है वो भी बनके तैयार हो चुका है। इनका दूसरा घर कहाँ पे बनाया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। हाँ, पहले ही बता लिए, कहाँ रह गए, वर्धा। अरे बरदा, वर्धा नहीं, बरदा। ओके, क्या है, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भी अब इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट्स के लिए याद रखिएगा कि एलिफेंट डे कब होगा, 12 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो कब आएगा, 1992 में आएगा। एलिफेंट्स की अगर आप बात करोगे तो व्हाइट एलिफेंट्स के लिए कौन सी जगह को जाना जाता है, तो ये है थाईलैंड। ठीक है, इंडिया में व्हाइट टाइगर्स भी पाए जाते हैं और व्हाइट एलिफेंट्स भी हैं, बट कहाँ, एक ही जगह पे मिलेंगे, वो है कर्नाटका। कहाँ है, कर्नाटका के अंदर। और अभी 12-12 करके चीतों को लाया जाएगा, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से।
कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक है अभी लेटेस्ट वाली 2023, ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर कंडक्ट की गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि है एक अवार्ड दिया गया है। ठीक बेटा, पहले पढ़ लो, पीडीएफ तो बाद में आएगी। बताओ, क्लास रोक के पहले पीडीएफ दे दे। हाँ चलो, ये अवार्ड अनाउंस तो पहले हो चुका था, बट कल ये अवार्ड दे दिया गया। आईएएस के बारे में बात कर रहे थे। केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है केरला ज्योति, ये अवार्ड दिया गया। उसको देखो 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। एमटी वासुदेवन नायर। क्या है? एमटी वासुदेवन नायर। बेटा अभी पढ़ लो, उतने 2 मिनट के मौन के चक्कर में एक न्यूज छूट जाएगी। चलो पढ़ो। हाँ जी, केरला सरकार के द्वारा अभी आपने सुना होगा गौरी अम्मा अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? गौरी अम्मा अवार्ड भी दिया गया था। अब बताओ, आइसन तो बहुत ही बातें करते हो, अब आंसर करके बताओ। गौरी अम्मा अवार्ड जो दिया जाता है केरला सरकार के द्वारा, ये क्यूबा के एक सोशल वर्कर को दिया गया। उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। ठीक है, अच्छा क्या नाम था? एलेडा गोरेवा। क्या नाम था? एलेडा गोरेवा, करेक्ट। अब सुनो, अब क्या हुआ, केरला सरकार के द्वारा केरला के जो सीएम है और जो गवर्नर है, इन दोनों के प्रेजेंस में केरला का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया। केरला के अंदर आप देखेंगे तो 3 अलग अलग अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। पहला कौन सा है? केरला ज्योति अवार्ड। पहला कौन सा है? केरला ज्योति अवार्ड। दूसरा है केरला प्रभा अवार्ड, केरला प्रभा अवार्ड। और तीसरा है केरला श्री अवार्ड। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री, उसी तरीके से 3 इनके यहाँ पे भी अवार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो अवार्ड्स हैं, इसमें अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो ये अवार्ड गया है एमटी नायर जी को। किसको? एमटी नायर जी को। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? मलयालम भाषा। लैंग्वेज कौन सी होगी? मलयालम भाषा। और इनको इस अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड हो जाएगा यहाँ पे? केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान जी। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे के अवार्ड्स को जानने से पहले ज्ञानपीठ अवार्ड आ गया है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है हमारे यहाँ पर। अभी 56, 57 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। 57th वाले की बात करोगे तो ये दामोदर जी को दिया गया है। कौन सी लैंग्वेज में? तो ये लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? कोंकणी भाषा है। लेकिन अगर हम 55th वाले की बात करें तो किसको मिला था? अकीतम जी को दिया गया था। लैंग्वेज कौन सी होगी? मलयालम भाषा। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। चलिए बताइएगा। हाँ जी, नेशनल ह्यूमैनिटेरियंस मेडल 2022 ये अवार्ड दिया गया जियो बाइडेन के द्वारा। ये अवार्ड किसको मिला? तो एक इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनका नाम क्या होगा? मिंजी कैलिंग। क्या नाम है? मिंजी कैलिंग। अगला, संगीता कलानिधि अवार्ड 2023, ये किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री। किसको? बॉम्बे जयश्री। अगला, सरस्वती सम्मान फॉर 2022, सरस्वती सम्मान फॉर 2022, ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये किसके पास आएगा? शिव शंकरी जी के पास में। करेक्ट, शिव शंकरी जी के पास। अगला है व्यास सम्मान 32 वाला, किसको दिया गया है? पागल खाना, कुछ याद आ रहा है? ज्ञान चतुर्वेदी जी। कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी जी। अगला नाम आपको बताना है, हाँ, प्रिट्जकर प्राइज, बताएं किसको मिलेगा ये लास्ट वाला अवार्ड? ये लास्ट वाला अवार्ड किसके नाम पर आएगा? तो ये अवार्ड याद रखिएगा, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। डेविड चिपरफील्ड, डेविड चिपरफील्ड, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो भैया थोड़ी ताली वाली बजाओ, क्योंकि आ गया है आपके सामने विमेन प्रीमियर लीग। चलो जानते हैं, विमेन प्रीमियर लीग जो कि सबसे पहला एडिशन खेला गया था, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, 2023 मार्च 4 तारीख महाराष्ट्र से
शुरुआत होती है विमेन प्रीमियर लीग की, पहला एडिशन खेला गया, फर्स्ट एडिशन यहाँ पर खेला गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसको कंडक्ट किसने किया, तो बीसीसीआई के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। बीसीसीआई के हेड कौन हो जाएंगे, रोजर बिनी इसके हेड है। बीसीसीआई के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, जो कि आपके पेपर में पूछा भी गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंचाइजी लीग है जो कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसके अंदर टोटल कितनी टीमों ने खेला, 5 टीमों ने खेला, ठीक। जीता कौन है, मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है। जरा कैप्टन का नाम बताना, कैप्टन का नाम बताओ मुंबई इंडियंस की टीम के। रोहित शर्मा नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे कैप्टन का नाम बताना है, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, किसको हराया है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। किसको, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। कितने विकेट से, 7 विकेट से इनको हराया है। हाँ, हरमनप्रीत कौर, देखो तो जरा, करेक्ट है। कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर। स्टेडियम कौन सा होगा, वर्बन स्टेडियम, कहाँ पर है, मुंबई के अंदर ये लोकेटेड है। कहाँ पे, मुंबई के अंदर स्टेडियम मिलेगा और यहाँ पर ये टूर्नामेंट खेला गया। फाइन, 5 टीमों ने खेला था। ये आपके सामने कौन है, हरमनप्रीत कौर आपको नजर आ रही होंगी, और पहला एडिशन मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। अगर हम मेंस की बात करें आईपीएल की, तो मुंबई इंडियंस जो है उसके कैप्टन कौन है, हिटमैन रोहित शर्मा। सेकेंड, अब ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, इसमें भी पर्पल कैप दी जाएगी और इसमें भी ऑरेंज कैप दी जाएगी। तो पर्पल कैप आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। पर्पल कैप जो है किसके लिए जाती है, विकेट्स के लिए जाती है। हेले मैथ्यू को दिया गया, किसको, हेले मैथ्यू को। नंबर ऑफ विकेट्स कितने हो जाएंगे, 16। अगला है ऑरेंज कैप। अगला क्या है, ऑरेंज कैप किसको दी गई है, दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी है जिनका नाम है मैक लानिन, इनको ये अवार्ड दिया गया और इन्होंने टोटल कितने रन बनाए हैं, 345 रन्स बनाए हैं। कितने, 345 रन्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, पहला विनर जिसको हराया उसका नाम, ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसी बात पे बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो आईपीएल है, इस आईपीएल के अंदर 5 बार मुंबई इंडियंस जो है इन्होंने जीत दर्ज की है। और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे तो इन्होंने 4 बार जीत दर्ज की है, ठीक है। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। बलजीत, क्रिकेट वाली न्यूज के ऊपर तो सबको पता रहता है ना। चलिए, अच्छा आखिरी, मोस्ट वैल्यूएबल, प्रशांत करेक्ट है, हेले। कौन है, हेले, इसको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, है ना। खिलाड़ी से अक्षय कुमार ना याद आ जाए किसी को। चलिए बताइएगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मैंने अभी आपको बताया था, इस बार की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। कौन सी वाली, विमेंस वाली। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैरी कॉम है, साथ में फरहान अख्तर है। अगला निखत जरीन है या लोवलीना है। और आपको 2 और नाम भी मैंने बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने आपको बताया था कि 4 गोल्ड मेडल जो है वो भारत के हाथ में आए हैं। अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो गोल्ड मेडल्स में आप देखेंगे तो 2 तो इनके ही नाम पे आ गए। एक है निखत जरीन और दूसरी कौन हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी लोवलीना। कौन है, लोवलीना एंड निखत जरीन, दोनों के नाम आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्या था, नीतू एंड स्वाति। कौन थी, नीतू आई है क्लास में, अच्छा आई है, ओके। नीतू एंड स्वाति, निखत जरीन एंड लोवलीना, इन सबके नाम पे क्या आए हैं, गोल्ड मेडल्स आए हैं। खो खो मेन एंड वेमेन वाला कहाँ हुआ था, तो ये आसाम के अंदर कंडक्ट किया गया। आईपीएल की अगर हम बात करें 22 वाला, तो ये कौन जीता था, गुजरात। कैप्टन कौन थे, हार्दिक 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 पांड्या इसके कैप्टन थे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हारा कौन था, राजस्थान रॉयल्स जो था वो हारा था। मैक्सिमम रन के लिए कौन चुना गया था, जॉस बटलर। कौन थे, जॉस बटलर। और मैक्सिमम विकेट्स के लिए कौन थे, चहल। कौन थे, चहल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। हाँ जी, एक ऐसी डक जो कि बड़े सालों के बाद में देखी गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसका आईयूसीएन के अंदर क्या कैटेगरी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी रेयर स्पीशी पाई गई है डक की, जो कि 116 सालों के बाद में अभी देखी गई। 116 सालों के बाद में कहां पर देखी गई, कश्मीर के अंदर। कहां, कश्मीर के अंदर। पहले तो डक देख लो, आहा
कितनी खूबसूरत लग रही है ना। इसकी देखो पूंछ भी कितनी लंबी सी पूंछ है, डक है लेकिन पूंछ देखो कहां तक जा रही है, राइट। चलो इस डक के बारे में बात कर लेते हैं, सुनिएगा। डक जो है ये कश्मीर में पाई गई है 116 सालों के बाद में। ये जो डक आपके सामने नजर आ रही है इसका नाम है लॉन्ग टेल्ड स्म्यू डक। स्म्यू डक, ये इस डक का नाम है। लॉन्ग टेल्ड, आप देख पा रहे हैं इसकी टेल कितनी लंबी है, ये है लॉन्ग टेल्ड डक। एक्चुअल में ये माइग्रेट करती रहती है, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये माइग्रेट करती रहती है। और इसका माइग्रेशन कहाँ कहाँ होता है, तो एक्चुअल में ये रहती है आर्कटिक या फिर अंटार्कटिका में, यानी कि इसको ठंडी जगह बहुत ज्यादा पसंद है। स्नो वाला जो एरिया होता है ये इसके लिए सबसे बेस्ट है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अभी ये कश्मीर में पाई गई, मतलब कि अपना जो हेवन है वहां पर ये पाई गई। कितने सालों के बाद में, 116 सालों के बाद में ये वहां पर देखी गई है। जिसको विंटर सीजन बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड पॉइंट, ये हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेगी, हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेगी। फ्रेश वाटर से मतलब हो गया या तो डल लेक या तो वुलर लेक, इन दोनों जगह पर आपको ये जो डक है ये मिलेगी। फाइन। IUCN के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, IUCN के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आती है, ये याद रखिएगा, आपसे IUCN पूछा जाएगा। जितने भी फ्रेश वाटर वाली जगह होती हैं ये पाई जाएगी। अच्छा, एक ऐसी वाली भी डक होती है जो इंडिया में माइग्रेट करके आती है, ओके, बट जो अभी मैंने आपको बताई है वो 116 साल बाद। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वन लाइनर की। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ये जो वर्ल्ड थिएटर डे है ये क्यों होगा, ऑब्वियसली बात है थिएटर को बढ़ावा देने के लिए। कौन इसका आयोजन करता है, तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसका आयोजन करता है। थिएटर के जो परफॉर्मर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया। ITI इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के अंदर है। कब बना, 1948 में बना। इसका सेलिब्रेशन कब होता है, 27 मार्च को किया जाता है। थिएटर का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा ना कि ये जो आपका ड्रामा स्कूल है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, वहां पे थिएटर परफॉर्मेंस भी होता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा कि थिएटर डे मनाया जाता है, आर्ट एंड परफॉर्मेंस के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, इसकी थीम क्या रखी गई है, कल्चर ऑफ पीस, कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम को रखा गया है। 27 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चंबल नदी में बहुत सारी हैं, अरे आपको पता नहीं है शायद, चंबल नदी में क्रूज चलने वाला है। अभी कहोगे मैम बताओगी तब तो पता चलेगा, अभी चलने दो क्रूज तब बताएंगे। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन का अवार्ड किसको दिया गया, अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है वो दिया गया था। और ये किसको अवार्ड मिला था, तो ये अवार्ड मिला था सज्जन जिंदल जी को। बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड सज्जन जिंदल जी को दिया गया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवार्ड किसको दिया गया, ईशा अंबानी। किसको मिला है, ईशा अंबानी जी को दिया गया। ये मतलब ये जो अवार्ड है ये फोर्ब्स के द्वारा दिया जाता है। कहा जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत अनोखा काम किया है। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी एंड देन ईशा अंबानी है। अगर किसी को इस तरीके से चीजें बनी हुई मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छा ही काम करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है और तब अगर वो कोई बहुत अच्छा काम करे तब तो देखो अवार्ड बनता भी है ना। तो कहा गया इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा इनसे क्या मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, सो दिस इज ईशा अंबानी जिनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलो ठीक है, अगला मोटो जीपी के लिए किसको यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग राइट दिया गया है। मोटो जीपी जो है, मोटो जीपी इस बार इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। ये ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का टूर्नामेंट है। पहली बार इंडिया इसका आयोजन करेगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कहाँ होगा, बुद्धिस्ट सर्किट नोएडा। कहाँ होगा, बुद्धिस्ट सर्किट नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स किसको मिले हैं, वाईकॉम 18 को। किसको मिले हैं, वाईकॉम 18 को राइट्स दिए गए। इसका आयोजन होगा कब, तो ये 22 से लेके 24 सितंबर तक होगा। और वाईकॉम इंडिया वही है जिसको अभी राइट्स मिले थे
विमेंस आईपीएल के लिए भी, ठीक है, जिसको विमेंस आईपीएल के लिए भी यहाँ पर राइट्स दिए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं वाईकॉम को राइट मिले। अच्छा, वाईकॉम के एम्बेसडर कौन बने ये नहीं बताया किसी ने। हाँ जी, वाईकॉम के एम्बेसडर कौन बने हैं, जरा एक बार इसे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता। आहा, पहले ही आ गया, धोनी। कौन है? धोनी इज द एम्बेसडर। कल मैंने आपको बताया था एथलेटिक हॉकी फेडरेशन के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ एम्बेसडर किसका? सलीमा टेटे। क्या नाम है? सलीमा टेटे। आप सोच रहे होंगे कि मैम आज ये पॉइंट क्यों आप रिवाइज करा रहे हो? धोनी झारखंड, सलीमा टेटे झारखंड, दोनों के स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन डबल्स का टाइटल अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है किसके द्वारा? सात्विक और चिराग ने इसको जीता है। आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ये जो स्विस ओपन है ये कहाँ हो रहा था? बेसल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। कहाँ पे? बेसल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे मेन वाला, विमेन वाला एंड डबल्स वाला। अपने काम का डबल्स वाला है क्योंकि उसी में इंडियन का नाम लिखा हुआ है। डबल्स में कौन जीता है? यहाँ पे सात्विक एंड चिराग, है ना। मेंस में अगर बात करोगे तो मेंस में कौन जीता है? कोकी वानाटाबे। कौन? कोकी वानाटाबे। अरे इतना याद रख लेना बहुत है। विमेंस की कैटेगरी में कौन जीता है? विमेंस की कैटेगरी में कौन जीता है? तो पॉन पावे चूचू वोंग। मेरे को ना ये नाम याद हो गया, पूछो क्यों? चूचू वोंग। भाई साहब इतना याद कर लो, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेंस हो गया, विमेन हो गया, डबल्स वाला हो गया। इंडिया के लिए सबसे पहली बार बैडमिंटन के फील्ड में किसी ने स्विस ओपन को जीता है डबल्स में, एंड वो ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका आयोजन करता कौन है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये इसका आयोजन करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए ये बनता कब है? 1934 में। और लास्ट टाइम ये स्विस ओपन किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था विमेन्स सिंगल में, ठीक है। चलो आज की आखिरी न्यूज, बिहार टूरिज्म के लिए एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? पहला पॉइंट, यहाँ पर सोनम कपूर तो होंगी नहीं। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के लिए काम करती हैं तो ये भी नहीं होंगी। दीपिका पादुकोण, हाँ जी, फीफा के लिए भी अभी गई थी, आपने देखा था। फिर ऑस्कर के लिए भी इन्होंने नाटू नाटू वाला जो सॉन्ग था उसका अनाउंसमेंट किया था। लड़कियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि वो एलवी का बैग कैरी करे जो कि 1 लाख से शुरुआती होती है। तो एलवी ब्रांड के लिए भी दीपिका पादुकोण जो है वो क्या है? एम्बेसडर है। बट क्वेश्चन में बिहार टूरिज्म है, दैट इज मैथिली ठाकुर। ये कौन है? प्लेबैक सिंगर है, बहुत ही फेमस है और ये रही आपके सामने। तो बिहार ने अपने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया है, जो कि एक प्लेबैक सिंगर भी है, एंड नाउ शी इज द एम्बेसडर, ठीक है। नाम याद रखिएगा यहाँ पे। और काफी कम उम्र में इन्होंने करोड़ों का, मतलब एक आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप की है। काफी सारे आर्टिकल्स इनके बारे में दिए गए थे। खैर, अपने काम का जो है वो है सिर्फ बिहार टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल केरला टूरिज्म अगर पूछा गया तो ये कौन हो जाएंगे? श्रीजेश। कौन है? श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी है। क्या है? हॉकी खिलाड़ी। और अगर ये पूछा जाए प्लेबैक सिंगर है। क्या है? प्लेबैक सिंगर। अच्छा, ये करेंगी क्या? मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो खादी है वो भी बहुत फेमस है। साथ में यहाँ पे जो सिल्क पाया जाता है वो सिल्क भी बहुत फेमस है। तो इन सभी चीजों को बढ़ावा तो दिया ही जाएगा। साथ में जितनी भी यहाँ पे कल्चरल साइट्स हैं, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, सबको बढ़ावा देने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आज याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अगला है यहाँ पे आपका चलते चलते। आइए जरा एक बार से यहाँ पे देख लेते हैं। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में अहमदाबाद के अंदर इतने करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट सुनिएगा, बैंगलोर एज अ सेफ सिटी, अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, फॉरेंसिक साइंस की मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कहाँ? कर्नाटका के अंदर। इसकी शुरुआत भी अमित शाह जी ने की है। देख रहे हो अमित शाह जी इन द न्यूज, सब एक साथ है। अगला, अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल ही में पोलो से जुड़ा हुआ एक नाम, जिसके लिए एक स्टेचू इनोग्रेट किया। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। अगला है अमित शाह जी के द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया जाएगा, मतलब करवाया जाएगा। कहाँ? कर्नाटका के अंदर, ठीक है।
तो ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर होमवर्क जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम। आज 12 बजे क्लास शेड्यूल हुआ नहीं है अभी तक, देखते हैं अगर शेड्यूल हो जाएगा तो 12 बजे मिलेंगे, वरना फिर 4 बजे आपसे मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा पेड बैचेस पे आपके लिए 45% डिस्काउंट चल रहा है, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो पीडीएफ कहाँ मिलती है, वो पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। दिस इज अ टेलीग्राम प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, ये लिंक है जिसके थ्रू जाके आप रियल वाले चैनल पे जुड़ा करिए। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही मैसेज करते हैं मैम पीडीएफ नहीं मिलती, कैसे मिलेगी जब गलत चैनल पे जुड़े हो गए। हाँ, तो जरा देख के ध्यान से सही वाले चैनल पे कनेक्ट होइए। फॉर द पीडीएफ कोड विल बी कृति 10 फॉर द पेड बैचेस। चलो सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर करके ही क्विट करिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।